देखो अब हम जा रहे हैं बात करने किसका, हेट्रोजीनियस रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, हेट्रोजीनियस एक वैसा रिएक्शन है जहाँ की एक सिंगल रिएक्शन में जो भी आपके सब्सटेंस या मॉलिक्यूल्स हैं इट इज़ मोर देन इन वन फेज, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बता रहे हैं कि मान लीजिए अगर हमें कोई रिएक्शन दिया गया है ए सॉलिड प्लस बी गैस is giving C solid and D liquid। तो अब क्या देख रहे हो कि ये वाला जो एक रिएक्शन है यहाँ पर क्या है, एक आपके सॉलिड फेज में है, एक गैस फेज में है और एक लिक्विड फेज में है कि नहीं। तो सिंगल रिएक्शन हैज़ एलिमेंट्स इन मोर देन वन फेज, जिसे क्या हम बोलते हैं, हेट्रोजीनियस रिएक्शन। समझ में आया। चलिए अगर हम इसकी बात करें कि इसमें हमें क्या क्या करना, सपोज मान लीजिए हम एक नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे हमने ले लिया CaCO3 सॉलिड, जब इसका हम रिएक्शन किए एट इक्विलिब्रियम तो ये क्या मिला, ये मिला CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब क्या देख रहे हो कि इस कॉमन रिएक्शन में CaCO3 आपका रिएक्टेंट है जिसको सॉलिड में लिए हो, CaO सॉलिड में प्रोडक्ट है और CO2 प्रोडक्ट है गैस में है। तो क्या हो गया, ये मोर देन वन फेज हो गया, ये हो गया मोर देन वन फेज में। तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस रिएक्शन। अब सबसे पहले हम बात करें कि इसका डेल एन जी कितना होगा, डेल एन जी कितना होगा। तो क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फेज माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फेज, यही होगा। अब प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं कि हमारे पास CaO है सॉलिड में है और CO2 गैस में है, तो प्रोडक्ट में केवल एक मोल है और रिएक्टेंट में तो सॉलिड जीरो हो गया, यानी इसका डेल एन जी कितना हो गया, डेल एन जी हो गया 1। अगर हम बोलते हैं कि इसका हमारा Kc कितना होगा, तो आपको पता है Kc के लिए क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी एक्टिव मास में केवल क्या आ जाएगा CO2, केवल क्या आ जाएगा CO2, बाकी एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज इक्वल टू 1। तो इसमें हम CaO एंड CaCO3 नहीं लिख सकते। तो एक्टिव मास मतलब क्या हो जाएगा फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बाई वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है उसका वॉल्यूम। आया समझ में। अब मान लो इसी का हम बोलें कि बेटा इसका Kp क्या होगा, तो आपको पता है Kp इज डिफाइंड ओनली फॉर गैसियस प्रोडक्ट। अरे यस और नो, यानी हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम ये वाला पूरा एक रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारा केवल एक CO2 गैसियस है, बाकी सब सॉलिड है, और Kp इज डिफाइंड ओनली फॉर गैस प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो होमोजीनियस में क्या होता है कि सब एक फॉर्म में होते हैं, हेट्रोजीनियस में क्या होता है, अलग अलग फॉर्म में होते हैं। तो हमें उसे देखना पड़ेगा कि इसका क्या है और इसका क्या हो रहा है। आया समझ में। चल नेक्स्ट हम जो जा रहे हैं बात करने वो आपका रहेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल अल्फ़ा से। किससे करते हैं, अल्फ़ा से। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है कि इट इज़ डिफाइंड एज
it is defined as fraction of 1 mole dissociated. It is defined as fraction of 1 mole dissociated. 1 मोल में से, तो अल्फा को बराबर हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड आउट ऑफ मोल्स टेकन इनिशियल, मोल्स टेकन इनिशियल, यही होगा। सपोज मान लो आपने 10 मोल लिया, जितना मोल टूटा दोनों का रेशियो क्या बोलेंगे अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय मोल्स टेकन इनिशियल। अब इस अल्फ़ा को हम 2 केस में डील करते हैं। सबसे पहले आप ये समझना जो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लो आपका अल्फ़ा बराबर 0 ले रहे हैं एक केस में, और सेकेंड केस में अगर हम ले रहे हैं अल्फ़ा बराबर 1, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर अल्फ़ा बराबर 0 हो गया मतलब कि अब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि अल्फ़ा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। तो अल्फ़ा 0 मीन्स क्या बोलोगे, रिएक्शन नॉट स्टार्टेड। और अल्फ़ा बराबर 1 में क्या हो जाएगा आपका, रिएक्शन स्टार्टेड। तो रिएक्शन कंप्लीटेड, क्या होगा, रिएक्शन कंप्लीटेड। ठीक है। अब हम अगर ये बोलते हैं कि हमें अगर निकालना पड़े व्हाट इज परसेंटेज डिसोसिएशन, व्हाट इज परसेंटेज डिसोसिएशन, तो क्या होगा आपका अल्फ़ा, तो हमेशा हमने क्या बोला, अल्फ़ा क्या है, फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल, मतलब पॉइंट में आएगा। अल्फ़ा का वैल्यू हमने क्या लिखा, फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल, मतलब जो भी निकालोगे वैल्यू वो आपको डेसिमल में आएगा। और हम पूछ रहे हैं परसेंटेज, तो क्या करोगे, यही जो अल्फ़ा डेसिमल में आया इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। इस तरह से आपका क्या निकल जाएगा, परसेंटेज डिसोसिएशन। तो ये आपको देखना पड़ेगा एग्जाम में कि हमें क्या पूछा और कैसे पूछा है। अगला हम बात करेंगे एवरेज मोलर मास ऑब्लिक ऑब्जॉर्व्ड वेपर डेंसिटी, ऑब्लिक ऑब्जॉर्व्ड वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मान लो अगर हम कोई भी एक रिएक्शन ले रहे हैं, सपोज ए, हमने क्या रिएक्शन ले लिया, ए ले लिया। एट इक्विलिब्रियम में मान लो ये प्रोडक्ट हमें दे रहा है बी, सी, डी एंड सो ऑन से, ये हमें एन प्रोडक्ट दे दिया। कितना दिया प्रोडक्ट, एन प्रोडक्ट इसने हमें दे दिया। ठीक है। अब आप एज्यूम करो कि ये आप जो ए लिए हो कि इसका जो मास है, जो इसका मोलर मास है, सपोज दिस इज इक्वल टू कैपिटल एम। कैपिटल ए मान लो इसका हमने मोल्स लिया स्मॉल ए, तो जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है ये सब के सब कितना हो जाएगा, 0 है कि नहीं। हमने क्या बोला कि अब ये डिसोसिएट करेगा, तो मुझे पता है कि ए माइनस, हम तो अल्फ़ा लिखेंगे,
क्योंकि अभी हमने क्या बोला कि अल्फ़ा मीन्स फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल, लेकिन हमें ए कितना लिया गया है, ए मोल ना, तो ए माइनस क्या हो जाएगा, ए इंटू अल्फ़ा, क्योंकि 1 मोल होता है, हाँ बस ए मोल दिया है। जैसे अगर एक मैंगो का दाम 8 रुपया तो 9 मैंगो का दाम 72 रुपीज़, तो वही वाला है। तो ये हो गया ए माइनस ए अल्फ़ा, और जितना डिसोसिएट किया उतना ही बनेगा प्रोडक्ट, तो बी कितना हो जाएगा, ए अल्फ़ा, सी कितना हो जाएगा, ए अल्फ़ा, डी कितना हो जाएगा, ए अल्फ़ा, एंड सो ऑन। आया समझ में? तो हम ये बोलेंगे कि हमारा टोटल मोल्स कितना हो रहा है, टोटल मोल्स कितना हो रहा है। तो ए में कितना है, ए माइनस ए अल्फ़ा प्लस बी सी डी से एन तक जोड़ोगे तो क्या आएगा, एन ए अल्फ़ा आएगा ना। अब यहाँ से क्या करो, आप ए कॉमन निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। ये हमारा हो गया क्या, टोटल मोल्स। अगर हम बात करते हैं कि एवरेज मोलर मास क्या होगा, हम बात करें एवरेज मोलर मास क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, टोटल मास बाय टोटल मोल्स। अब मुझे पता है कि जो हम ए लिए हैं इसका हमने मास कितना एज्यूम किया है, कैपिटल एम, तो मोलर मास मीन्स 1 मोल का मास ना, लेकिन आपने यहाँ ए कितना लिया है, ए नंबर ऑफ मोल्स, तो मास तो कितना हो जाएगा, ए इंटू एम, 1 मोल का मास कैपिटल एम और आपने स्मॉल ए मोल्स लिया है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, स्मॉल ए इंटू कैपिटल एम। टोटल मोल्स आपने यहाँ सॉल्व किया, यहाँ पुट कर दो, टोटल मोल्स कितना है, ए इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फ़ा, स्मॉल ए कैंसिल, यहाँ क्या बचा है, कैपिटल एम, दैट इज मास ही क्या हुआ, मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। क्लियर है? अब यही जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास है ये क्या हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, यही हो गया हमारा मास ऑब्जॉर्व्ड। ये क्या हो गया, मास ऑब्जॉर्व्ड। आया समझ में? अब यहाँ पर जो हमारा ये स्मॉल एन है ये क्या शो करता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, total number of products obtained from 1 mole of reactant, obtained from 1 mole of reactant। 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट से कितना बन रहा है प्रोडक्ट। आया समझ में? अब इसी को हम रिलेट करेंगे डेंसिटी में, तो इसमें जो हम रिलेट करेंगे तो अगला टर्म हमारा रहेगा वेपर डेंसिटी, अगला हमारा रहेगा वेपर डेंसिटी। इसको हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करके फिर इसको हम अल्फ़ा से रिलेट करेंगे। सबसे जो पहला पढ़ेंगे, एक होता है कैपिटल डी और एक होता है छोटू डी। कैपिटल डी मीन्स वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन। स्मॉल डी मीन्स वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन। तो यानी वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन मतलब हमारा अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब इसमें केवल का केवल क्या रहेगा, हम इसमें केवल रिएक्टेंट्स का ही तो वेपर डेंसिटी लेंगे,
लेकिन हमने बोला वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब इसमें अब रिएक्टेंट भी है और साथ में प्रोडक्ट भी है, यस और नो। तो इसमें हम क्या लेंगे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वेपर डेंसिटी। आया समझ में। तो ये जो हमारा वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन है, ये फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई 2। आया समझ में। लेकिन अगर यही हम बात करें कि स्मॉल डी क्या हो जाएगा, तो अभी हमें निकालना मास कितना होगा, स्मॉल डी आया, देखें यहाँ पर निकाले अभी हम। तो स्मॉल डी क्या हो जाएगा, मास ऑब्जॉर्व्ड डिवाइडेड बाई 2। इसमें हमने मास ऑब्जॉर्व्ड क्यों लिया, क्योंकि जब हमने बात किया आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब रिएक्शन स्टार्ट हो गया है, कुछ ना कुछ हमारा प्रोडक्ट घटा, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना, तो हमें इसमें क्या लेना पड़ेगा, मास ऑब्जॉर्व्ड, जो हम यहाँ पर उसका वैल्यू निकाल चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, मास ऑब्जॉर्व्ड बाई 2। आया समझ में। अब हमें स्मॉल डी एंड कैपिटल डी के बारे में वैल्यू को निकालना है हमको। चलिए निकालते हैं। जैसे हम बात करते हैं अगर कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2D इज इक्वल टू कैपिटल मास ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ क्या लिखेंगे, 2 स्मॉल डी इज इक्वल टू मास ऑब्जॉर्व्ड। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा 2D है दैट इज इक्वल टू मास ऑब्जॉर्व, यही है ना। और मास ऑब्जॉर्व का अभी हमें निकाला था वैल्यू, कितना था मास ऑब्जॉर्व, मास ऑफ रिएक्टेंट बाई 1 माइनस। तो मास ऑब्जॉर्व का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे बताइए इधर, मास ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, यही हो जाएगा हमारा। तो यानी यहाँ से क्या बोलेंगे, जो हमारा मास ऑफ रिएक्टेंट है वो किसके बराबर है, 2D के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे कि 2 स्मॉल डी मतलब वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन इज इक्वल टू कैपिटल 2D। यहाँ से हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, तो क्या आएगा, वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अरे हाँ कि ना। अब ये टू कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपका, स्मॉल डी इजकल टू कैपिटल डी 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। या अगर हमें केवल अल्फ़ा पूछे तो क्या हो जाएगा सॉल्व करने पर, d प्लस डी n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा बराबर कैपिटल डी। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई n माइनस 1 इंटू स्मॉल डी। जैसे भी आप चेंज कर सकते हो, इस दोनों पर आपके क्वेश्चंस आते हैं। आया समझ में। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा रिएक्टेंट रिएक्शन कोसेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q। अब इसमें आपको रिएक्शन का डायरेक्शन के बारे में आइडिया होना चाहिए कि रिएक्शन आगे जा रहा है कि रिएक्शन पीछे आ रही है, फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है। ठीक है, चलिए हम एक जनरल रिएक्शन लेके बात करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम अगर यहाँ लिए हैं कि 2A प्लस B इज़ गिविंग C प्लस D, और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा।
अब देखिए, जब आपका स्मॉल टी बराबर ज़ीरो है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए इसका केवल ए बी है और सी डी अब ये स्टार्ट नहीं होगा, तो रिएक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स टू मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स। तो हम क्या देख रहे हैं, हमने ये देखा कि यहाँ पर तो रिएक्टेंट मैक्सिमम है, प्रोडक्ट तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, मतलब रिएक्शन क्या बोलेगा कि वो अपना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, मतलब डायरेक्शन क्या हो गया इसका, फॉरवर्ड। क्या हो गया, फॉरवर्ड। दूसरा लिखेंगे, दूसरा केस, मान लो अगर हमने यहाँ पर एक ठो ए दे दिया, ये बी दे दिया और इसको सी दे दिया और डी को ब्लैंक कर दिया, फिर भी आप देख रहे हो कि रिएक्टेंट में ए प्लस बी मोल्स है और प्रोडक्ट में केवल सी मोल्स है, यानी ए बी ज़्यादा है और सी कम है, तो हमेशा रिएक्शन कहाँ से कहाँ मूव करेगा, मैक्सिमम टू मिनिमम, मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अभी ए में कुछ नहीं है, बी में कुछ नहीं है और सी एंड डी है, तो हम क्या देख रहे हैं कि रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट्स बिल्कुल बना ही नहीं है और सी एंड डी यहाँ प्रोडक्ट मैक्सिमम है, रिएक्शन कहाँ से कहाँ जाएगा, मैक्सिमम से मिनिमम, तो ये क्या हो जाएगा, बैकवर्ड। फिर ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी गिविंग सी एंड डी, तो यहाँ क्या देख रहे हो कि यहाँ प्रोडक्ट मैक्सिमम है, यहाँ मिनिमम है, तो कहाँ जाएगा ये, बैकवर्ड। लेकिन अगर आपका ए बी सी डी सब का सब बन गया, तब क्या होगा, तब ऐसे केस में आपके डायरेक्शन का 3 पॉसिबिलिटी होगा, चाहे रिएक्शन फॉरवर्ड में हो सकता है, या रिएक्शन आपके बैकवर्ड में हो सकता है, या रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में हो सकता है। 3 केस होगा, यही हमें पढ़ना पड़ेगा, यही हमें पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, वही रिएक्शंस को हम लेके आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने क्या लिया आपका रिएक्शन कि 2A प्लस बी इक्विलिब्रियम इज गिविंग सी प्लस डी। आया समझ में? तो यहाँ पर हम Q को क्या लिख सकते हैं, Q को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, यानी C बाई C एक्टिव मास ऑफ C एक्टिव मास ऑफ D एक्टिव मास ऑफ A का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारा A यहाँ कितना है, 2 मोल्स है, इनटू एक्टिव मास ऑफ मोल B। अब इसमें देखिए, हम Q को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर हमारा Q इज़ इक्वल टू के इक्विलिब्रियम आ जाए, मतलब जो हमारा रिएक्शन कोसेंट का वैल्यू है वही अगर के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। लेकिन यही अगर जो रिएक्शन कोसेंट है, अगर ये लेस देन हो जाए क्यू इक्विलिब्रियम, अगर ये क्यू इक्विलिब्रियम से छोटा हो जाए, क्यू से छोटा हो जाए क्यू इक्विलिब्रियम, तो हर रिएक्शन का अपना एक इच्छा होता है कि हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचना है कि नहीं? तो इक्विलिब्रियम पॉइंट तक ये कैसे पहुंचेगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। और यही अगर Q बड़ा हो जाए Q इक्विलिब्रियम से, मतलब हर आदमी का तमन्ना होता है कि हम Q इक्विलिब्रियम के बराबर में पहुंच जाएं, तो यानी Q तो बड़ा हो गया Q इक्विलिब्रियम से, तो डेफिनेटली कहाँ इसको आना पड़ेगा, बैकवर्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
and its characteristics and factors affecting it and factors affecting it. पहला पॉइंट, क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट चेंज्ड. Equilibrium constant is not changed by addition. Equilibrium constant is not changed by addition of any material. Is not changed by addition of any material, comma, removal of any material, by removal of any material, comma, changing pressure, comma, changing volume, and addition or removal of any reactant or product, product. इससे हमारा इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं होता. अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो हम क्या बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is also not disturbed by addition of catalyst. Is not disturbed by addition of catalyst. और तीसरा पॉइंट बोले कि if on changing pressure / mole / volume / any material, फिर क्या होता है कि इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन will be disturbed. Equilibrium of the reaction will be disturbed. And जब डिस्टर्ब हुआ तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? रिएक्शन वहाँ जाएगा जहाँ इसका डिस्टर्बेंस नेग्लिजिबल हो जाए. एंड रिएक्शन will move either in forward or backward direction. Reaction will move either in forward or backward direction. To again achieve equilibrium. आया समझ में? और लास्ट फोर्थ पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट depends upon temperature as well as stoichiometric of the reaction. Temperature as well as stoichiometric of reaction.
इस पर हमारा क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंड करता है। ये कुछ पॉइंट जिस पर आपके क्वेश्चंस आते हैं मेडिकल जेई में, पॉइंट्स को रिकॉल करने का। अगला हम बात करते हैं टेम्परेचर, कि कैसे टेम्परेचर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है। ये मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी ये रिएक्शन करवा दिया था कि log ऑफ के इक्विलिब्रियम 2 बाई log ऑफ के इक्विलिब्रियम 1 इज इक्वल टू del H डिवाइडेड बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। क्लियर है? तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी वेरिएशंस है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में वो आप निकाल सकते हो। जहाँ Ke2 क्या हो गया, इसमें जो Ke2 है वो क्या हो गया, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। के इक्विलिब्रियम 1 क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1। डेल एच क्या हो गया, ये हो गया आपका एनथैल्पी, जो इसको हम दो फॉर्म में ऑन द क्वेश्चन हम इसको देखेंगे ये डेल एच किस फॉर्म में दिया है। आइदर ये एंडो है जहाँ पर हीट देना पड़ेगा, या ये एक्सो है जहाँ हीट रिलीज होगा। एंडो मीन्स एंडोथर्मिक, एक्सो मीन्स एक्सोथर्मिक। आर क्या है आपका, आर हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर क्या हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T1 क्या हो जाएगा हमारा, इनिशियल टेम्परेचर। और T2 क्या हो गया हमारा, फाइनल टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, कि इफ equilibrium constant increases on increasing temperature, then reaction will be endothermic। कब, जब आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाए टेम्परेचर बढ़ाने से। एंड इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस ऑन increasing temperature, then reaction will be exothermic। क्या हो जाएगा रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ने से अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ गया तो रिएक्शन क्या हो गया, एंडोथर्मिक। और टेम्परेचर बढ़ाने से अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट गया तो क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट, एंडोथर्मिक, जो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इज सुटेबल एट हाई टेम्परेचर, मतलब एंडोथर्मिक आपको हीट एब्जॉर्ब करता है। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपको क्या, स्टोइकियोमेट्री
स्टाइक्योमेट्री ऑफ द रिएक्शन, स्टाइक्योमेट्री ऑफ द रिएक्शन। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, डिवाइड किए तो क्या हुआ। ठीक है, देखिए जैसे हम बता रहे हैं, देखिए अब क्या समझिएगा, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मान लो अगर मैं लिखा कि A इक्विलिब्रियम B, इसका अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 मानते हैं, जिसको हम क्या लिखते हैं, B/A लिखेंगे। अब इसी को अगर उल्टा कर दिए हम लिख दिए B इक्विलिब्रियम A, इसका हम क्या लिखेंगे कांस्टेंट, इसका सपोज मान लो हम K2 मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोडक्ट A बाई रिएक्टेंट B हो जाएगा। अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि K1 इज इक्वल टू 1/K2। मतलब हमने पहला चीज़ क्या देखा कि अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, पहले हमने लिया A से B, अब ले रहे हैं B से A, अगर हमने रिएक्शन को रिवर्स किया तो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाता है, रिवर्स। हाँ कि ना। चलो तो हम क्या बोले यहाँ पर, on reversing any reversible reaction, on reversing any reversible reaction, equilibrium constant will be reversed, equilibrium constant will be reversed। आया पहला पॉइंट समझ में। दूसरा हम बात करें, जैसे मान लो कि अगर हमने ले लिया A एंड B, अगर इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 मानते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। अगर इसको हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, इसकी 2A इक्विलिब्रियम इज गिविंग 2B, अगर इसका हम मानते हैं K3 एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B3/A3। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जब आप किसी भी रिएक्शन को किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हो तो वो मेरा क्या हो जाता है बताइए, वो हो जाएगा हमारा कि K3 इज इक्वल टू K1 का होल, यहाँ पर हमको 3, क्योंकि हम क्यूब लिखे हैं 3 होगा, तो क्या हो जाएगा A³ का होल 3। मतलब आप क्या देख रहे हो कि जब भी आप रिएक्शन को किसी भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हो तो वो उसके पावर में चला जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि ऑन मल्टीप्लाइंग द रिएक्शन, on multiplying the reaction by any number, equilibrium constant will be raised by the power equal to that number। और एक हमारा आता है केस डिवीज़न करने का। जैसे कि मान लो अगर हम लिख रहे हैं कि A इक्विलिब्रियम इज गिविंग B, तो यहाँ क्या हो जाएगा, K1 बराबर हो जाएगा B प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट A। और अगर हम यहीं पर लिख देते हैं कि C इक्विलिब्रियम D, अगर हम मानते हैं K4 एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो K4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा D/C। अगर हम दोनों को जोड़ दिए
अगर हम सबको इसको हम दो रिएक्शन को जोड़ दिए तो क्या आएगा ये A प्लस सी इज गिविंग B प्लस डी, और इस रिएक्शन का हम K5 मानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा B प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। अब अगर हम इन तीनों का कंपेयर करें कि इनका कैसे रिलेशन होगा, तो आप क्या देख रहे हो कि जो हमारा K5 है इट इज़ इक्वल टू K1 इंटू K4, क्योंकि आप देख लो कि K1 का वैल्यू ये बराबर है और K4 का वैल्यू ये है। तो हम क्या बोलते हैं कि जब हम दो रिएक्शन को जोड़ते हैं तो इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। Therefore, we can say that on adding two reaction, therefore we can say that on adding two reaction, equilibrium constant will be multiplied. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी मल्टीप्लाइड। तो ये हमारा आ गया वेरियस चेंजेस ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहला बात हम कर रहे हैं, आप मानिए कि इफ के इक्विलिब्रियम इज वेरी हाई, इफ के इक्विलिब्रियम इज वेरी हाई मतलब जो के इक्विलिब्रियम है वो 10 का पावर 3 से भी बड़ा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा के इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। तो जब के इक्विलिब्रियम बहुत हाई होगा यानी प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, इसका मतलब क्या है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो भी हाई है और जो आपका रिएक्टेंट है वो लो है, तभी तो जाके आपका के इक्विलिब्रियम हाई होगा। बिगर नंबर बाय स्मॉलर नंबर हाई वैल्यू देगा। तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि हायर वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट indicates that higher value of equilibrium constant indicates that reaction is product favorable. क्यों? क्योंकि देखिए के इक्विलिब्रियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, यानी अगर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ता है तो प्रोडक्ट हमारा बढ़ेगा, मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट फेवरेबल। एंड प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। अगर हम सेकेंड बात करें बी का कि इफ के इक्विलिब्रियम इज वेरी लो, इफ के इक्विलिब्रियम इज वेरी लो मतलब के इक्विलिब्रियम जो है इज लेस देन 10 का पावर -3। तो हम क्या देखेंगे कि के इक्विलिब्रियम जो हमारा होता है प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, अगर ये छोटा हो गया यानी प्रोडक्ट को क्या होना पड़ेगा, लो, और रिएक्टेंट क्या होना पड़ेगा, हाई। तो हम क्या बोल सकते हैं
कि एट लो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट implies that reactant is more reactant favorable and reactant is more stable than product प्रोडक्ट। अब देखिए इसमें एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट बताना है आपको। यहाँ पर हम लिखे हैं प्रोडक्ट इज़ मोर स्टेबल, मतलब रिएक्शन विल मूव फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, मतलब इसका डायरेक्शन हो जाएगा फॉरवर्ड। और यहाँ पर हम क्या लिखे हैं कि रिएक्टेंट इज़ मोर स्टेबल, मतलब फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बहुत कम होगा।